अच्छा, एक बात ये भी पता चली है कि कहीं हॉस्टल में एक नीम के पेड़ पे कोई साइकिल छुपा दी थी। अरे अरे वो तो सब ठीक है, बट ये बात पता कहाँ से चली? वो सर सूत्र फैले हुए हैं ना, सूत्रों नहीं के हवाले से पता चला है। नहीं। मुझे हॉस्टल में ना निष्कासित किया था। अच्छा। तो हम लोग क्या, और मैंने मेरे घर पे भी 2-3 बार बात की थी। एक पुरानी बंदूक भी खरीदी थी ऐसा कुछ, जो खरीदी तो चली नहीं थी नहीं वो। थी। क्या हुआ था? वो तो मैं ले आया था कहीं से, अच्छा। मांग के लाया था। हो सकता है अगर, नहीं ऐसा नहीं, मुझे इसे राज्यसभा में जाने की बड़ी इच्छा है। तो ये मैनिफेस्टेशन आज रिकॉर्ड हो रहा है। 2018 में मैं उसी कॉलेज में वापस प्रोफेसर बन के गया। क्या बात है। तो मेरे, मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं हाँ आपके हाँ, जिंदगी में। मैं हर हुआ है, मैंने जो सोचा है ना हम्म, था। हम्म, और ब्लीडिंग होती थी मेरे, हम्म, एक पीरियड्स में महिला की नहीं होती ना, उससे कहीं अधिक मेरे हर दिन होती थी। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति होके हम्म, मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, बस में यात्रा नहीं कर सकता, हम्म। किसी मंच पे नहीं जाता था। इस तो सर कैसा लगा आपको बड़ा शानदार लगा मुझे, आपके सूत्र बड़े तगड़े लगे। सूत्र? ये ऐसी कुछ अंदरूनी बातें हैं जो आप निकाल के लेके आए हैं। मैं तो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। मैनिफेस्टेशन मतलब? मतलब किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है, हाँ, और कुछ रास्ते बन जाते हैं। सही जैसे बात मैं है। सोचता हूँ कि मुझे सर से मिलना है, कैसे ही करके अचानक ऐसे अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अशोक जी के साथ मेरे को आने का ऐसा मौका मिल हाँ, गया। वो रोंडा बर्न लिखता है ना उसमें, रोंडा सीक्रेट में। बर्न्स, हाँ वही तो मैं आपको दिखा रहा था, अभी हमारे पास बुक भी पड़ी है, वो वही पढ़ते हैं हम द लोग, सीक्रेट। द सीक्रेट। हाँ, तो उस बुक में जो वो लिखा है ना, कायनात की सारी शक्तियां आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो ऐसा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ 2015-16 की बात है। हाँ। 15-16 में मैं सेकंड ग्रेड ही था, अच्छा। वरिष्ठ अध्यापक था। हाँ। तो मैं यूं ही बैठा था एक दिन, तो वैसे युवराज जी से मैंने बड़ी नॉर्मल सी बात करी। मैंने कहा यार, ले इसको आओ बंद कर कोई दो नहीं, उसको ना। चलेगा। तो मैंने बड़ी नॉर्मल सी बात करी। मैंने कहा यार, एक प्रोफेसर का बैच लेना है मुझे को, अच्छा। स्कूल नेट और प्रोफेसर का बैच। और सेकंड ग्रेड थे आप? खुद सेकंड ग्रेड था, है ना। हाँ तो ये एक ड्रीम था मेरा, सच में ड्रीम था। हाँ। फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड का बैच लिया, तो बाड़मेर में लोगों ने कहा कि यार, खुद सेकंड ग्रेड होके फर्स्ट ग्रेड कैसे पढ़ाएगा। हम्म, तो मेरा बैच सक्सेस गया, उसमें 25 एक सिलेक्शन भी हुए, है ना। हम्म। 2022 में वो बात पूरी होती है, जब मैंने अच्छा। प्रोफेसर का बैच लिया। और मज़े की बात सुनिए आप, हाँ। पूरे राजस्थान में मैं अकेला ट्यूटर हूँ अभी, अच्छा। जिसके पास इतिहास प्रोफेसर का बैच है, दोनों पेपर्स का। क्या कोई एक दो होंगे छोटे, तो मेरे नज़र में नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लगता है होंगे तो बाद में कोई और हुआ होगा, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि मैंने वो किया। हाँ, और लगभग 1000 घंटे पढ़ाना, तब सही। जाके वो काम पूरा होगा। तो हम जो चीज़ चाहते हैं ना, हाँ एक मैं और बात बताऊं। हाँ। मैं 2010-11 में मेरी कॉलेज गया था अच्छा। यहाँ पे। हाँ। मेरा कोई एमए का काम था। हम्म, तो वहाँ प्रोफेसर्स को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे बनते होंगे, हम्म, कितना बढ़िया सा सुकून है इनके। हम्म। प्रोफेसर ऐसे नाम भी बड़ा सा अच्छा सा ऐसा। सही बात है। और 2018 में मैं उसी कॉलेज में वापस प्रोफेसर बन के गया। क्या बात है। तो मेरे, मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं हाँ आपकी हाँ, जिंदगी में। मैं हर हुआ है, मैंने जो सोचा है ना, हाँ टाइम ज़रूर लगा है, हाँ। लेकिन डेफिनेटली हुआ है। अच्छा। जो सोचा है कि भाई ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि आपकी मांग ऐसी होनी, अपनी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो। हाँ, पर हो सकता है अगर, नहीं ऐसा नहीं, मुझे इसे राज्यसभा में जाने की बड़ी इच्छा है। तो ये मैनिफेस्टेशन आज रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने ऐसे बहुत पहले सोचा था कि शिक्षा में बहुत अच्छा काम करेंगे, निस्वार्थ रूप से करेंगे। हम्म, फिर लेखन में करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। हम्म। और उसके बाद में क्या बता, सृष्टि चाहे तो मेरी ऐसी हार्दिक कायनात। इच्छा है। हाँ अब होना नहीं होना, मैं तो वैसे बड़ा हाँ। उस बुक में लिखा हुआ है कि आप ब्रह्मांड को अपना मैसेज दे दो, हाँ। और वो पता नहीं कैसे पूरा कर आपकी रहे हैं। बॉडी में क्या हार्मोन्स होते हैं, हम्म, आप जैसा सोचते हैं ना, हम्म, आपकी बॉडी के हार्मोन्स उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हम्म, हैं। मैं जैसे ये सोचूं कि अब कुछ गलत होने वाला है, तो मेरी बॉडी में सब चीज़ें वैसे ही काम करेगी, और मैं जाके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवा ही दूंगा। सही बात है। हाँ, मैं अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचूं, हम्म, तो फिर मेरे जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं ना, हाँ वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर मैं उस उत्साह से काम करूंगा, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ। रिसेंट में ही मैंने भी काट रहा हूँ, मतलब रील देखी थी, उसमें ऐसा आ रहा था कि मतलब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और फांसी देने से पहले उसे रात को बोला गया कि आपको सांप से कटवा के मारेंगे।
और उसके पट्टी बांध के जब उसको ऊपर मारने के लिए जब लेके गए, और उसकी सांप की जगह सुइयां चुभ गई उसकी शायद बॉडी में गया वो फिर। गया, और बाद में लैब टेस्ट में पता चला कि उसके पॉइजन भी पाया गया हाँ, बॉडी मर बॉडी में। जाता है, आपके वही हार्मोन काम करेंगे जैसा आप सोचेंगे। कब कहते हैं ना, जितने भी अच्छे लोग बोलते हैं, अच्छी पुस्तकें यही कहती हैं हाँ। कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे कोई भी विपरीत से विपरीत स्थिति आती है ना, जैसे मैं बताऊं 2013-14 में मैं इस कंडीशन में था कि मतलब दिन में मैं कम से कम 20-20 बार टॉयलेट जाता था और ब्लीडिंग होती थी मेरे। एक पीरियड्स में महिला की नहीं होती ना, उससे कहीं अधिक मेरे हर दिन होती थी। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति होके मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, बस में यात्रा नहीं कर सकता, किसी मंच पे नहीं जाता था, इस डर से कि वहाँ बाथरूम होगा कि नहीं होगा। अभी भी मुझे ऐसे थोड़ा सा डर अभी भी रहता है। सही बात है। अभी भी मैं कहीं जाता तो पूछता हूँ बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है। सही बात है। तो मैं वो बात कर रहा था कि मतलब क्या था, भूल गए अपन। मैनिफेस्टेशन के बारे में। हाँ, अभी मैं कुछ चीज़ों को कह रहा था, कुछ अच्छी बात कर रहा था, मैं भूल गया, मैं वो डाइवर्ट हो गया। हाँ हाँ, मैं वो समस्या की बात कर रहा था कि 2013-14 में बड़ी विपरीत स्थिति में था। तबीयत इतनी गड़बड़ थी और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है और आपको ये हमेशा रहेगी, और सच में है भी, और अभी भी मैं टैबलेट्स लेता हूँ। दूसरा एक गहरा आर्थिक संकट था, ऐसे कोई ठीक ठाक करोड़ों का संकट था। ठीक ठाक करोड़। हाँ, ठीक ठाक करोड़ों का। तो मैं इन दोनों में बड़ा चक्रव्यूह में फंस गया। वो कहते हैं ना, समस्याएं आती हैं तो चारों ओर से वार करती है, फिर आपको बख्शा नहीं जाता। सही बात है। और बड़ी सुरमों की परीक्षा होती है। फिर मेरे मस्तिष्क में, मैं उस समय भी नेगेटिव नहीं हुआ था। मैं ऐसे स्कूल से जब घर आता था बाइक से तो सोचता था क्या पता 50 लाख का कोई थैला मिल जाए और मेरा काम हो जाए। हाँ। क्या पता कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए। कोई लॉटरी खोल जाए। हाँ, मेरे घर की घर पे लोन लिया हुआ था एक। हाँ। तो मेरे घर, मैं परीक्षा देने गया था, दिल्ली जयपुर गया था, IAS मेंस के एग्ज़ाम थे मेरे। तो पीछे फ़ोन आया कि भाई आपके घर का कुर्की होगी, क्योंकि लोन काफ़ी समय से ड्यू है, कई नोटिस भेजे जा चुके हैं, मेरी नज़र में भी नहीं थे ऐसा कुछ चल रहा है पीछे। अच्छा। तो पीछे मुझे पता चलता है कि भाई आपका इस तारीख को इतने बजे ऑक्शन होगा, पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई है, ये घर है, आसपास ये घर है, इतने बकाया है। पूरा 3 पेज का नोटिस मेरे घर पे बैंक अधिकारी और पुलिस वाले आके चिपका के चले गए। मैंने कहा यार, मेरे को फिर घर से फ़ोन आता है कि ऐसी समस्या है। मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं घर आए, 14 की बात है। घर आया तो मैंने कहा यार 20-30 लाख रुपए कुछ बाकी थे। मैंने कहा इतने तो कहाँ से लाऊं, मेरी तो खुद की तनख्वाह 11,100 रुपये। सही बात। तब मैंने मेरे सारे मित्र जितने भी थे और पैसे से समर्थ लोगों को मैसेजेस किए। मैंने कहा यार आप लोग पैसे की हेल्प करो, मेरा घर बच जाएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, सभी को दे दूंगा। तो मेरे पास वापस किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। रात को 11 बजे मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, विष्णु ही है, इतना ही कहूँगा बस। तो उसका रात को फ़ोन आया 10, 10:30 से 11, जनरली उसका रात को ही आता है कि भाई क्या हुआ, उदास क्यों बोल रहा, पेपर खराब हो गया क्या IAS का, तेरा तो हर बार ही खराब होता है, इसमें उदासी की कोई बात ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे बोलने दे आज। मैंने कहा बात वो नहीं है, बात दूसरी है। मैंने कहा ये चीज़ें हैं। तो उसने कहा तूने मेरे को तो नहीं बताया। मैंने कहा यार मुझे आज ही पता चला, मैंने कुछ दोस्तों से बात करी, रिस्पॉन्स किसी का आया नहीं। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। उस बंदे ने सुबह, वो बंदा अपनी जिस जगह था वह जहाँ पे गाड़ी किराए करके आता है, अच्छा। और उस बैंक में जाके उसकी 60% अमाउंट देता उसको, दे के और कहा कि भाई इसके फ़ोन नंबर काट दो, मेरे फ़ोन नंबर दिए, क्योंकि मैं थोड़ा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। सही बात। और फिर वो मेरे दिमाग पे बड़ा गहरा असर करती है, रात रात नींद नहीं आती ऐसे। इसके नंबर काट दो, अगली किस्त भी मैं ही दूंगा, मेरे नंबर यहाँ पे नोट करो। ये करने के बाद मेरे पास आया कि भाई तू फ्री है अब, मस्त रहे, काम कर तेरा, अब घर को कुछ नहीं होगा, मैं घर जाने नहीं दूंगा तेरा। फिर उस स्थिति में मैं पॉजिटिव था, क्योंकि मेरे साथ 2-4 ऐसे साथी थे, सच में आज भी हैं। आज भी गणपत सिंह जब संकट में आता है ना, तो मेरे लाखों बच्चे मुझे सुनते हैं, करते हैं, लेकिन काम वो 3 लोग आते हैं और सच में आते हैं। गहरी से गहरी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मैं एक सिंगल फ़ोन करके मेरी टोन से वो पहचान जाते हैं कि आज प्रॉब्लम में फ़ोन किया है। और मुझे आज दिन तक निराशा नहीं हुई, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा नहीं होगा, बस अभी करते हैं, देखता था, तो मस्त रहा एकदम।
सही बात। तो ऐसे परम मित्र दो होना तीन मित्र हो और आप पॉजिटिव हो। हम्म, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी कोई इस सृष्टि में समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, हम्म, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से पता है सुख और दुख दोनों अस्थायी है। हाँ, सुखों में हो तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये अस्थायी है। हम्म, दुखों में है तो भी ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भी अस्थायी है। समय है चलता हाँ, ही। चला जाता है। बस आपका व्यवहार जो है ना, हम्म, ये आप स्थायी रख सकते हो। सुखों में आप लोगों का अच्छा कीजिए, हम्म, क्योंकि जब दुख आएंगे ना तब वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। सुखों में ज़्यादा बदमाशियां कर ली हम्म, तो दुखों में लोग सवार होंगे सही बात और है। मजे लेंगे आपके। तय बात है भाई, देखो गिव एंड टेक। हाँ, सही बात। आप जैसा दोगे, वो शायद गांधी जी का ही कथन है कि आप वो कथन जो अपना है ना, ये कि बी द चेंजेस यू विश टू सी। हाँ, आप वो परिवर्तन लाए जो दूसरे लोगों में देखना देखना चाहते हैं। चाहते हैं, सही बात तो है। क्लियर सा है मामला। खुद चेंज करना नहीं हाँ चाहते हैं और हाँ, लोगों को कहते हैं कि आप कितना ये बढ़िया प्यारा सा कोट लगा रखा मैंने। बिल्कुल। कोर्स तो सारे बहुत अच्छे अच्छे हाँ, हैं। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। अच्छा। एक एक कोट को कहाँ बड़ी मुश्किल से तलाश। हालांकि मैंने इनको कहा था कि मैंने और भी बहुत सारे कोट दिए थे, इन्होंने कुछ कोट यहाँ लगा रखे। द खुद यहाँ बेस्ट इज येट टू कम, ये तो पढ़ता हूँ ना, हाँ, मेरे अंदर से रोम रोम खड़ा हो जाता है। बेस्ट इज येट टू कम, गेट टू और बेस्ट तो आना है। आना है, सही है। अभी तो संघर्ष की यात्रा में राहगीर बने हुए चल रहे हैं। वर्जन अभी नया तो आता ही रहेगा और ना, क्या, हाँ, व्यक्ति को देखो, अपन मोबाइल में भी अपडेट आता है ना, अपडेट आता रहता है। व्यक्ति खुद अगर अपडेट नहीं होगा हम्म, तो खत्म हो जाएगा। सही बात है। आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। टीचर है तो हम्म, अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, हम्म, टेक्नो फ्रेंडली बनना पड़ेगा, हम्म, आपको तकनीकी को जानना पड़ेगा। हम्म, आप अगर किसी और अन्य सेवा में हैं हम्म। तो आपको उस अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा समय के अनुसार, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। हाँ, तो इस बात पे मेरे सूत्रों ने ऐसा बताया है कि आप ऑनलाइन आने में थोड़ा कतरा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस लेने में। हाँ, मैं जब कोविड का दौर आया ना, हम्म, तो मैं एक ऐसा शिक्षक रहा हूँ जो चौक एंड टॉक पे विश्वास रखता हूँ। ठीक है। एक फेस टू फेस पढ़ाने में जो आनंद है ना, हम्म, वो कहीं नहीं, क्योंकि उसमें दो चीज़ें होती हैं। हम्म, आप बच्चों के मस्तिष्क के जरिए उसके दिल में उतरते हैं और बच्चा आपको हूबहू आत्मसात करता है, क्योंकि उसके लिए आप भगवान हो जाते हैं। वो आप में ईश्वर देखता है हम्म, और ईश्वर की बात को आप्त वचन मानते हुए वो चीज़ों को याद करता है। ठीक है। वो केवल याद ही नहीं करता बल्कि आपकी जीवन शैली को भी अपनाता है। अपना था सब। और आप जैसा बोलते वैसा करता है। मैं आपको बताऊं, इस ऑफलाइन क्लासेस मैंने, ये बात शायद पता नहीं होगी किसी को, मैंने कई सैकड़ों अभ्यर्थी तो नहीं कहूँगा, लेकिन दहाई का आंकड़ा जरूर होगा जिनको मैंने नशे छुड़वाए क्लास के अंदर। ऐसे सामने से उसने कहा कि सर आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। अच्छा, तो ये ये बहुत बढ़िया। इस बात पे मैं गजब का था मेरे को कि भाई ऑफलाइन की जो बात होती है ना, वो किसी में नहीं होती। फिर क्या हुआ, जब कोविड की स्थिति आई हम्म, तो ऐसा होने लगा कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तड़प उठे थे। तब मुझे लगा कि व्यक्ति को अपग्रेड होना जरूरी है। जरूरी तो सही। इनिशियल स्टेज पे मैं खुद इसका विरोधी था। हाँ, मैंने कहा ऑफलाइन को रिप्लेस कैसे कर सकता ऑनलाइन, सही। कर ही नहीं क्या सकता। कैसे मैंने बात कैसे। आर्टिकल्स लिखे इस पे। हाँ, मैंने कहा ऑनलाइन केवल व्यापार हो सकता है, हम्म, पढ़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, अब क्या मजबूरियां रही, देखिए आप, कंटिन्यू बच्चों के मैसेजेस आते थे, सर पढ़ाइए पढ़ाइए। अब मैं भी बैठा बैठा, शिक्षक क्या है ना, बोले बिना रह नहीं सकता, घुटता है अंदर। सही है। तो मैंने कहा चलो मैं नवाचार करता हूँ। मैंने 18 में चैनल बनाया यूट्यूब का। हम्म, वो स्थितियां बनी हुई थी कोविड की। हाँ। 18 था, 19 था शायद। कोविड तो 2020 के उसमें आया 19 था। था स्टार्टिंग, शायद जो भी था। कोविड, हाँ, ऐसी कुछ स्थितियां 19 लास्ट में था ना। 20 के मार्च में या हाँ दिसंबर 19 में आ चुका था, मतलब हाँ। मेरे को याद है 21 से नवंबर पर के लॉकडाउन तो तो शायद उस 20 मार्च को हुआ है सब। हाँ, मैंने है ना हम्म, उस कोविड से 5 महीने पहले मेरा चैनल बनाया। तो 2019 में बनाया हाँ, था। क्योंकि उस समय तक ये काफ़ी मार्केट में अच्छे अच्छे चैनल्स आ गए, लोग आ गए थे। और एक ही दिन में बिना कोई वीडियो डाले हुए 6000 सब्सक्राइबर आ गए। क्या बात है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ये तो ठीक है। हाँ, फिर धीरे धीरे मैं कभी कभार, मुझे लगता था कि बाड़मेर का बच्चा तो चलो मेरे से जुड़ा हुआ है, डूंगरपुर का बच्चा कैसे जुड़ेगा। वो अगर अगर सही लोग बाहर नहीं आएंगे ना, हाँ, तो गलत लोगों का बोलबाला बच्चों को मिसगाइड करेगा। सही ये मेरे दिमाग में आज भी रहता है। बात। और इस कारण आज भी मैं 1 महीने में लाइव आता हूँ, लेकिन किसी मुद्दे को लेके आता हूँ ताकि बच्चा भ्रमित ना हो। सही, बिल्कुल सही। हालांकि कोई भ्रमित करना नहीं चाहता, लेकिन कई बार बच्चा भ्रमित हो जाता है।
तो फिर समय की स्थितियों को देखते हुए मैंने कहा फिर ऑनलाइन, अब जब फिर कोविड आ गया, हाँ। कोविड आने के बाद में मुझे मेरे बैचेज ऑफलाइन चल रहे थे, हम्म। उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे स्टूडियो वगैरह लगाना पड़ा। हाँ। फिर देखते 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 बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो, मैंने कहा कैसे करें। फिर इतिहास दर्शन एक ऐसा जटिल पार्ट है इतिहास में जो उस समय राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता था और इवन अभी भी कोई नहीं पढ़ाता है जहाँ तक मेरी जानकारी हो। उसकी डिमांड्स को देखते हुए मैंने ऑनलाइन पहला वो बैच लिया अच्छा। और उस बैच में गजब रिस्पांस मिला। तो बच्चों ने सिर्फ, सभी ने ये कहा आपने इतिहास को विज्ञान बना दिया है, इतिहास को आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सरल कर दिया है वगैरह वगैरह। अप्लाइड। हाँ, ये चीज़ें बताई ना तो मुझे लगा कि मैंने कहा मेरी ये बात दूसरे तीसरे लोगों तक भी जानी चाहिए, बाड़मेर से बाहर आउट ऑफ क्लासरूम भी जानी चाहिए। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई, ऐसे करते करते फिर मुझे लगने लग गया कि हाँ, आज भी मुझे लगता है कि ऑफलाइन को कभी रिप्लेस ऑनलाइन नहीं कर नहीं सकता, कर सकता वो बात। लेकिन कुछ स्थितियों में ऑनलाइन ज़रूरत बन गई। जैसे किसी सब्जेक्ट को अच्छा टीचर है, अब जैसे कोई जयपुर बैठा है, अब बाड़मेर का बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, महानगरों का खर्चा वगैरह भारी होता है, वो सस्ती फीस में भी आराम से वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। वो एक ही क्लास को 5 बार सुन के चीज़ों को समझ सकता है। सही बात। वो एक ही दिन में 5-7 क्लासेस लेके अपना टॉपिक 4 महीने में पूरा कर सकता है। महिलाएं जितनी भी हैं जिनकी जनरली, पश्चिमी राजस्थान की मैं बात बताऊं तो गजब फाउंडेशन है, बाहर नहीं बेचते, सही बात है। तो इन लोगों के लिए ऑनलाइन सच में वरदान सिद्ध हो गया। वो घर पे काम करके उसके बाद 5-7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देख के अपना कंटेंट रेडी कर लेती है। सही बात। तो कुछ चीज़ों का इसमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये चीज़ें सोचते हुए मैंने कहा फिर ऑनलाइन आ जाना चाहिए क्योंकि समय की मांग है। और फिर मैं खुद ऑनलाइन आया और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऑनलाइन भी पढ़ाना भी अच्छा लग रहा है और ऑफलाइन भी ले लेता हूँ, लेकिन दोनों में मुझे चुनने को कहा है ना एक, अच्छा। तो मैं ऑफलाइन चुनूंगा आज भी, सही क्योंकि उसमें जो भावनात्मक जुड़ाव है ना बच्चों के साथ, अल्टीमेट, वो कभी होगा ही नहीं, किसी ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा। वहाँ बिजनेस है ऑनलाइन क्लास है सच में। वहाँ स्टूडेंट एक कस्टमर है हाँ। जो परचेज करता है कोर्स, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता हमें नहीं पता। यहाँ पे एक एक बच्चा हमारे ध्यान में, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। पर ये तो ऑफलाइन में भी कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये हजार शिक्षकों स्टूडेंट को, भर देते भाई हैं देखो कोचिंग सेंटर करता है तो करने दो, लेकिन शिक्षक को स्टूडेंट स्टूडेंट नजर आना चाहिए, कस्टमर नहीं आना चाहिए। शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। वह कोचिंग करता है तो चलो वो टैक्स भरते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो शिक्षक नहीं है। लेकिन एक टीचर को डील नहीं करनी चाहिए कोचिंग वाले से कि मैं इतने घंटे में करूँगा ये घंटे। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छे से पता है, आज दिन तक मुझे किसी ने ये नहीं टोका कि आपको इतने घंटे में कराना, मैं मेरे हिसाब से कराऊंगा। आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं कितने घंटे में कराऊंगा। बच्चों का लर्निंग सिस्टम थोड़ा धीमा है तो 100 क्लासेस भी लग सकती है, बहुत तेज बच्चे हैं तो 80 में भी हो सकता है। सही बात है। ठीक है, मुझे तो सारे क्लासेस के बच्चे देखने पड़ते हैं, शून्य से लेके शिखर तक जितने भी टाबर आते हैं मैं तो सबको पढ़ाऊंगा। सही बात है। मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा कि आपको 50 क्लासेस में करा, नहीं होगा 50 क्लासेस, देख लो अपने स्तर पे देख लो आप। सही। तो उस वजह से कई बार दबाव में टीचर मतलब बहुत फास्ट फास्ट घास काटते भी हैं कई काटती है, जहाँ जहाँ 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस लगती है, जहाँ 15 दिन में इतना करवाया जाएगा, 10 दिन में ये सब्जेक्ट कराएगा, ये मॉड्यूल करेंगे, आप मान के चलिए घास काट रहे हैं। मैराथन है, अच्छा 12 महीने में 12 सब्जेक्ट, कैसे बच्चे को आप मूर्ख बनाते हो? क्योंकि एक सब्जेक्ट को अच्छा करने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। फिर क्या होता है, छोटे बच्चे ज्वाइन करते हैं ना तो उसका बच्चे का विषय के प्रति मोह भंग हो जाता है, उसको लगता है कि क्या सच में इतना जटिल विषय है। क्योंकि आपको मैं अगर ज्योग्राफी 1 महीने में पढ़ाऊंगा ना, आपका मोह भंग हो जाएगा ज्योग्राफी से। अगर यही भूगोल में आपको 7 महीने लेके पढ़ाऊं ना, तब आपको मजा आएगा, आपको लगेगा एमए करनी चाहिए इसमें। सही बात है। तो आपको कैसे पता मैंने भूगोल में एमए कर रखी है? ये मेरे क्या, भूगोल मेरा प्रेम है मैं तो कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक संयोग हो गया। बाकी मुझे भूगोल बड़ा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे उदाहरण दे देता हूँ भूगोल का। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा। आईएएस मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल था, अच्छा। हालांकि मैंने मेरे कर्म में, वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहती है वहीं ले जाती है, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, तैयारी कर सकते हैं। सही बात। तो आप सोचिए मैं भूगोल में एमए करने के लिए आज दिन तक बेताब हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ देखिए। तो सर डेस्टिनी आपको शूटिंग में क्यों नहीं ले जाना चाह रही थी? शूटिंग में मैंने एक पदक जीता था, आप वही कह रहे हैं निशानेबाजी का। निशान मैंने, सूत्र मेरे पक्के हैं। है ना, ये बात किसी ने नहीं पूछी आज दिन तक। मैं एक निशानेबाजी में प्रतियोगिता हुई थी और मैं
दो स्तर पे जीता था। एक बार तो मेरे परफेक्ट स्कोर हुआ था 25 आउट ऑफ 25। अच्छा। और हाई स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी तब मेरे 25 में से 23 का स्कोर था। एक शॉट मेरा थोड़ा सा पेन टारगेट से बाहर था। अच्छा। तो बड़ी इच्छा थी उस समय। वो मैं कॉलेजेस में, उस समय कॉलेज का सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर था यूनिवर्सिटी में। तो मेरा निशानेबाजी में बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2008-9 के बाद जब बीमार हुआ ना, तो शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि शरीर का हाथ में वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अच्छा। तो आज भी थोड़ा सा भूख लग जाती है तो हाथ वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन और निशानेबाजी का फिर आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको अपने स्वास्थ्य और शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार तय करनी पड़ती है। आपका सूप आ गया है, आप करते करते भी बात करते ये हैं। आपका टोमेटो वाला था। ये कौन सा है पता नहीं, जो भी है। ये दो एक जैसे लग रहे हैं। टोमेटो तो एक ही मंगवाया था। टोमेटो है। ये सूप में तो कोई, मुझे तो टेस्ट नहीं आ रहा है कौन सा टोमेटो है कौन सा है। ऐसे कैसे बनाया है इसने? हैं? मैं तो यही ले लेता हूँ, ठीक लग रहा है, आप ले लो। तो निशानेबाजी का मुझे सच में शौक था। हाँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इसके लिए आप। हाँ, तो और मैंने मेरे घर पे भी 2-3 बार बात की थी। एक पुरानी बंदूक भी खरीदी थी ऐसा कुछ, जो करीबी तो चली नहीं नहीं थी थी। क्या हुआ था? वो तो मैं ले आया था कहीं से, मांग के लाया था। कभी कभार कहीं देखता हूँ तो, एक बार मैं दिल्ली गया था तो संसद भवन के आगे दो जवान खड़े थे, आरएससी के थे। आरएससी की यूनिट पहले त्रिपुरा रहती थी अपने राजस्थान की, ट्रेनिंग रिक्रूट को वहाँ भेजते थे। क्या इतना दूर? हाँ, फिर उनको दिल्ली ले लिया था बटालियन। आरएससी वाले ज़्यादा जानते हैं। तो आरएससी का देखा तो मुझे अपनापन सा लगा। मैंने कहा अपना ही आदमी है कोई, जाता हूँ मैं बात करता हूँ। मैं गया उसके पास में, बड़ी अच्छी सी बंदूक थी एकदम काली सी। हाँ, आपने कहा चलाने दो। नहीं, चलाने वाला तो नहीं, मैंने मारेगा वो। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये कौन सी है? तो उसने कहा कार्बाइन है। मैंने कहा क्या क्या विशेषता है? तो कहते तेरे को कुछ जानना है? मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये हथियारों के बारे में जानना करना। अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे वर्दी नहीं मिली। मैंने वर्दी की खूब कोशिशें करी थी। उसमें बाउंड्री कूद के आप फिजिकल में कुछ गड़बड़ करके भी आ गए थे। वो मैं एयरफोर्स में गया था वहाँ पे। वहाँ मेरी हाइट कम हो गई। अच्छा, नहीं तो हाइट कम हो गई। एक बार मैं आपको बाहर निकाला तो आप बाउंड्री कूद के वापस आ गए थे। अच्छा, ये टोमेटो का है। तो आप ऐसे मेरा झूठा खा सकते तो ले लो, मैं वो ले लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये ले लो। हाँ, वैसे भी मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, वैसे भी मैं ऐसे नशे पत्ते करता नहीं हूँ। और आप भी 29 नियमों का पालन करते होंगे। और मैंने तो टमाटर का कुछ 13-14 साल मैंने विष्णु योग का खाया साथ में। टमाटर का टेस्ट था। पर ये मंचूरियन वाला है वो शायद। ये वो है मंचूरियन। इसमें मैंने तो 14 साल हमने साथ में भोजन किया है, हाँ। विष्णु योग और मैंने। और मैं आपकी सारी धर्मशालाओं में रहा हुआ हूँ फर्जी तरीकों से। वहाँ पे सिविल लाइंस में, दिल्ली में आपके, वहाँ पे भी रहा हूँ कुछ दिन। अच्छा, ये बात रख सकते हैं पॉडकास्ट में? फर्जी तरीके से रहा था उसमें, मैंने कोई गलत थोड़ी किया था। मेरे को रूम नहीं मिला तो रह लिया मेरे दोस्त के साथ में। सन नहीं बताऊंगा। और मजे की बात क्या हुई पता उसमें, 1000 रुपये लिए उसने, उन्होंने हमारे से 3 दिन के, शायद 2 या 3 दिन रुके थे। तो रूम खाली करके जब हम जा रहे थे ना, पूरा रूम चेक किया तो बिस्तर के नीचे हमें 1000 रुपये मिल गए। 500 के 2 नोट किसी बर्थडे के दे रखे हुए। पहले वाले की। हमने यूं ही चेक किया, मैंने कहा देख ले अपना कुछ रहा तो नहीं है। तो हाँ। 500 के 2 नोट मिले। मैंने कहा भाई अपना तो हो गया। अपना तो हो गया, फ्री का है। हाँ। सही है। तो क्या किस्सा था सर वो बाउंड्री कूदने वाला? वो मैं एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो की वैकेंसी में गया था। तो मैं उसके नीचे खड़ा हुआ ना, तो मेरे 171 पॉइंट कुछ है, 172 की आवश्यकता थी। तो मैं गया तो वो ऊपर हो गया, उसने कहा बाहर। तो मैं बाहर हो गया। मेरे साथी अंदर चले गए, उनकी हाइट 176 180 थी भाई की तरह। हाँ। तो वो अंदर हो गए। उन्होंने कहा यार गुरु यार आप तो बाहर रह गए, आप ही अंदर आओ ना। मैंने कहा हाइट कम है कैसे आऊँ, हाइट थोड़ी बढ़ेगी। तो दोबारा लाइन में लग को, आपका तो क्या है, बाल तो टच हो रहे हैं बस सिर टच नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा एक बार और ट्राई करता हूँ। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगा, वापस वहां तक। उसने कहा बादशाह तो थोड़े पैर ऊंचे कर सकते थे। नहीं, और ऐसे वो कर देने। भाई साहब पूरा ध्यान रखते हैं, वो नीचे स्किल रखते हैं। हाँ। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं बैठेगा। तब अंदर मित्रों ने कहा कि ऐसे करो ना, बाउंड्री इस साइड हम बैठे हैं, बाउंड्री कूद लो। मैंने कहा ये तरीका तो ठीक है। और मैंने
ऐसे बाउंड्री के सहारे सारे लाइन थी, मैंने लाइन क्रॉस करके हाथ रख के मैं कूद गया। कूदा तो पीछे नीचे 7-8 ही फीट गहरी थी वो और मेरे साथ 2-3 और कूद गए। हाँ। ये सौभाग्य से एयरमैन आ भी गए। एयरमैन ने 2-3 को पकड़ के पीटा, अच्छा। लेकिन मेरी हाइट ठीक लग रही थी, उनको लगा कि ये वॉशरूम आया इधर बाउंड्री के पास, हाँ। तो फिर मेरे को उन्होंने कुछ कहा नहीं। हाँ। फिर क्या, उन्होंने अंडरवेट दे दिया दौड़ा 7.5 किलोमीटर तो सारा कुछ कर लिया। तो अगर अंडरवेट नहीं होते तो सिलेक्शन हो जाता उस कूदने से? नहीं, सिलेक्शन तो बाद में भी हो गया। अच्छा, फिर कैसे हुआ? फिर मेरे मित्र ने कहा, बिश्नोई ने, हम्म। कि गलती से मत जाना इसमें, अच्छा। क्योंकि इसमें आप ज्वाइन कर लेते हो ना, हाँ। तो एयरफोर्स ज्वाइन करना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। हाँ। 20 साल बाहर नहीं आने देते, मजे करो आप। अच्छा। 20 साल गई, कुछ भी करो, रेजिग्नेशन 20 साल रेजिग्नेशन कुछ नहीं है वहाँ पे। नौकरी छोड़ना एयरफोर्स की सबसे मुश्किल मानी जाती है। और मैं अगर वहाँ चला जाता ना, हाँ। तो मेरी जिंदगी का मुझे लगता है ठीक ठीक निर्णय होता। मैं बीमार नहीं होता, मैं बीमार बाद में हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल लेने गया था, अच्छा। एसी का। तो वहाँ गया तो एक कमांडेंट सर आए। मेरा दुर्भाग्य ये था कि पहला ही नंबर था। अच्छा। पहले नंबर पे बड़े अधिकारी भी होते हैं। उसने ऐसे ठोका यहाँ से कि कहाँ है, मैंने कहा ये तो नहीं है तो मैंने कहा सर, मैंने बड़ा मस्त बोला उसको, मैंने कहा सर मैं बाड़मेर से आया हूँ दिल्ली, तो बस 12 घंटे की यात्रा करी है। इतनी यात्रा के बाद मेरा थोड़ा कम हो गया तो कमांडेंट बोलता है, बेटा यात्रा से कम होता तो मेरा खत्म हो जाता क्या वो बहुत ज्यादा दूर से आया था उसने कहा बाहर करो। उसने ऐसे पैर पकड़े यहाँ से, बेटा ये टूट जाएंगे तेरे, पतले है, आईएएस वाईएएस की तैयारी कर, छोटा है उम्र में, और इसमें तो क्रॉस कंट्री दौड़ा दौड़ा के तेरे को मार देंगे यहीं पे। फिर विष्णु ने मुझे कह दिया था, तू ये वर्दी के काम करनी है, क्यों माथा उड़िया कर रहा है, मास्टर बड़ा अच्छा है। ज्ञान मैं उनको भी देता था उस समय भी ज्ञान देने की प्रवृत्ति देख के उन्होंने बोला? हाँ, ज्ञान देने की प्रवृत्ति मेरी फर्स्ट ईयर में भी रही है। हाँ। ज्ञान दे देता था, भले नहीं था पास में तो सुनते भी थे लोग? सुनते थे, बातें भी ठीक कर रहा था। अच्छा। एकदम जचा जचा के चल रहा हो रहा है हमारा, हमारा। ऐसे ही होता है हमारे। आप बोलना मत बीच में, नहीं तो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो, हम ऐसे इंटरव्यू देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे देंगे हम हम तो चाहते हैं कोई ऐसे ही बात करे। हाँ, हम कैमरों को भूल गए एक बार बस, ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ गलत चीजें बोल दी हैं, ठोकेंगे लोग अब एयरपोर्ट में गलत तरीके से गया था। एडिटिंग है मेरे हाथ में वैसे। नहीं, टमाटर ही इसमें आप लोगों को गरम दिया है, मैं थोड़ा गरम नहीं खा सकता, मेरी आंतें खराब है। लहसुन भी है, अदरक भी है, और उसके अलावा कम पड़ गया तो मिर्ची भी डाल दी इन्होंने। सुबह मेरा कार्यक्रम है और अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। हाँ। पहली बार है ना मेरे पास ये लोग आए, कौन आया था, एक बच्चा आया था कि सर पॉडकास्ट करना है। अच्छा। मैंने युवराज जी से बात करके कर लो, है? मैंने कहा युवराज जी से बात करके कर लो आप जो करना है, तो आपके साथ करना है पॉडकास्ट है क्या, समस्या क्या है ये मुझे सच में नहीं पता। अच्छा। मेरे साथ क्या जरूरी है, मैंने कहा कोचिंग के मैटर युवराज जी देखते हैं, मुझे बेटा कोई पता नहीं है, पॉडकास्ट करना है तो आपको अपने स्तर पे कर लो आप। हाँ। तो इनसे आपके साथ करना, तो मैंने चल लेता हूँ क्लास में, आपकी जो बात है बच्चों को आप बता देना। आपने सोचा कोई एडवर्टाइजमेंट करने आए? तो बोले कि नहीं सर आपका इंटरव्यू लेना है। ओ। हाँ तो ऐसे बोलना पॉडकास्ट, मुझे क्या पता पॉडकास्ट क्या है स्टैंडिंग ओवेशन, ओवेशन पढ़ लो, गूगल पढ़ लो। सर तो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री का हिंदी क्या लिखूं? लघु चलचित्र। लघु चलचित्र, फिर सोचा कि यार डॉक्यूमेंट्री आसान है। हाँ डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा सही है। बोलते रिक्शे वाले को बोला कि सचिवालय, वो सेक्रेटरीट सचिवालय चलना है तो समझ नहीं आया, हाँ वो सेक्रेटरीट बोलना पड़ा। सचिवालय है ना। तो सर आपने प्रोनाउंसिएशन पे कुछ काम किया है कभी? करना भी नहीं चाहता मैं। अच्छा, पर
थोड़ा थोड़ा तो ऐसे मेन स्ट्रीम जैसा लगता है। अब मेरे साथ समस्या क्या है, मैं पहले 19 बोलता था, 29, 39, 49। तो एक दिन मैं अहमदाबाद जा रहा था हॉस्पिटल दिखाने, हाँ तो एक बच्चे का मैसेज आया, सर। मैंने कहा हाँ बेटा। तो कह माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा भाई गलती की बिना कैसी माफ़ी। ओके। तो कह सर आप है ना ये, पहले उसने पृष्ठभूमि बनाई अच्छा। कि आप इतने बड़े हैं ये। मैंने कहा तू पॉइंट पे आ डायरेक्ट। तो कह, सर जल्दी ये बहुत मेरे को पनवेल निकलना है। आपके 19 तो बोलते हो ना सर, ये आपकी छवि के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने हिंदी विभाग भारत सरकार का उसी समय गाड़ी में डाउनलोड किया, शब्दकोश। अपनी जो है ना ये बारकटी, हाँ इसकी हिंदी, वो हिंदी विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, वो पूरा हर साल अपडेट करता है। हाँ मैंने डाउनलोड किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पेन से सारे किए जो मैं गलत बोल रहा था। उसके बाद मैंने किसी भी वीडियो में 19 ही बोला है, 29, 89 ऐसे बोलता है। हाँ मेरी भी बहुत दिक्कत होती है हाँ, संस्कृत बोलता हूँ, संस्कृत नहीं बोलता, हाँ संस्कृत। संस्कृत को। हाँ, ये संस्कृत ही है, संस्कृत नहीं है। और मेरे भी ऐसे हजारों शब्द है, अनेकों बोलता था। दीपक जी ने कहा अनेक बोलो, विद्यार्थी बोलता था। विद्यार्थी होता है। हाँ, तो एक दिन नागुरी जी ने डांटा मेरे को। नागुरी जी मेरे गुरु है। नागुरी जी ने कहा कि गणपति जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ शब्दों का ध्यान रखिए, आप बड़े मंचों पे खड़े होते हैं, बाकी को मैं कहता नहीं हूँ, बताइए मैं। मैंने इंग्लिश दिल्ली से डांटे आजकल। तो बोले विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी। तो मैंने तो अभ्यर्थी कहना शुरू कर दिया। मेरे और जनरली मैं बच्चे ही बोलता हूँ, बच्चे टाबर बोल देता हूँ। टाबर सबसे बेस्ट है, इसमें कुछ भी ये गलत नहीं। हिंदी वाली गिनती वाली तो मेरे भी, मैं उन पर अंग्रेजी में तो ऐसी हालत है मेरी, एक भी शब्द का सही तरीके से ये प्रोनाउंसिएशन का, खुद का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता मेरे से। मेरे से नहीं होता मुझे। मैंने तो अंग्रेजी तो बोलने छोड़ दी। मैंने एक दिन किसी मेरे आ मित्र जाओ का, सर, आप यहीं आ जाओ, फिर मैं पनवेल निकलता हूँ। मैंने एक बार मेरे एक मित्र को बोला, मैंने कहा यार मेरे को ये फोनेटिक्स समझाओ। तो उसने कहा पहले फोनेटिक्स खुद बोलना सही तरीके से सीख। मैंने कहा अपने को आज के बाद सीखना ही नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा ठीक हूँ। पर जैसे स और श वाला ये शब्द आप सही बोलते हैं। ये मैं सही बोलता हूँ। ये बेसिकली है ना कुछ क्षेत्रों की समस्या, जैसे दोहरी में नापट्टी में, ऐसे बाईतू में, ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं। पूरे मारवाड़ में भी है स और श। मारवाड़ में नहीं, जैसे अब हमारा इधर का एरिया ना जैसलमेर पट्टी का, यहाँ पे आपको सच सच ही सुनेगा, यहाँ पे श नहीं है। हाँ ये इस पट्टी में बच्चे बोलते हैं, लेकिन अब सुधार दिए गए हैं, अब काफी फर्क पड़ गया है। पहले बहुत दिक्कत थी। सही में। हाँ, मैं इसको कैसे करता था। हाँ बिश्नोई क्या करता था, मुझे सुबह उठाता था जल्दी, जल्दी उठा के खुद सो जाता, और मेरे को ऐसे पेन डलवा था, ऐसे करके फिर इंग्लिश का अखबार एक न्यूज़ पूरी जोर से पढ़वाता। पहले मैं गजब इनिशिएटिव बोलता था, इनिशिएटिव की तरह। अच्छा। एक बार नेगोटिएशन बोल दिया। उसे क्या पता, गांव से आए हो, कि सच में नहीं पता मुझे, अंग्रेजी का कुछ भी नहीं पता था। 12वीं के बाद थोड़ा बहुत सीखा हूँ। उसने मेरे को ऐसे प्रैक्टिस करवाता था, तब मैं बोलता था, जैसी गलत बोलता था उस समय वो हटाता था, वापस बोल, वापस बोल, नेगोटिएशन। नेगोटिएशन। आपने मेरी बहुत सी चिंता कम कर दी। मैं भी बहुत गलत बोलता हूँ। दिनेश जी आप सर मैं ऐसा, मेरी एक हमेशा खास बात रही है, सामान्य से सामान्य स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया है ना, अगर वो जेन्यून है तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। और जैसे मैं परसों की बात करता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने लिखा अधिकांश विद्यार्थी। बच्चे ने कहा सर अधिकांश वस्तुओं के लिए आता है, अधिकतर व्यक्तियों के लिए आता है, तो आप कृपया करके अधिकतर लिखें, आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार ये शोभा नहीं देता, माफ़ करें। मैंने उसको दिल से शुक्रिया बोला, और मैं अब अधिकतर ही लिखता हूँ, है ना। अंतरराष्ट्रीय शब्द पे एक बच्चे ने मुझे ठीक किया। ऐसे अनेक शब्द हैं जो मेरे बच्चों ने सुधारे हैं, और आज भी जब भी सजेशन आता है, मैं एक और शब्द बताता हूँ आपको। एक शब्द बताया, कौन सा शब्द था, बच्चे ने मुझे आत्मश्लाघा, श्लाघा है ना, हाँ हाँ, वो मैंने लिखा। बच्चे ने मैसेज किया कि सर ऐसी त्रुटियां कोई देखता नहीं, लेकिन आप नहीं लिखोगे, मैं ठीक करता हूँ अभी। मैंने उसके बाद से मैंने उसको ठीक कर दिया। तो आत्मश्लाघा तो सही है। नहीं, मैंने उस समय गलत लिखा अच्छा था, अच्छा अच्छा। ऐसे उस समय गलत लिखा था, फिर उसने बता दिया ना,
अब मैंने एक गलती को कभी रिपीट नहीं किया है, कभी नहीं करता हूँ। बल जब गलती से मान लो बोल भी दिया ना, तो वापस कह देता हूँ क्षमा चाहूँगा। हाँ लेकिन मैंने हर दिन अपने आप में ना सुधार किया है। अगर अच्छा मैं गलती कर ही रहा हूँ और कोई बता नहीं रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा। सही बात है। अगर किसी भी मेरे विद्यार्थी ने मुझे ये कह दिया ना कि सर यहाँ पे गलती हो रही है, तो मैं उसको प्रैक्टिस में लाता हूँ। एक मेरे मित्र थे इतिहास में, अभी भी है, लेक्चरर है, प्रेम सिंह जी लाबराऊ, राठौड़ है, राजपूत है। हम आरएएस और आईएएस की तैयारी साथ करते थे। अच्छा। जैसे मैंने नोट बनाया वो देखते थे, पेन लेके बैठते थे और ये शुरू हो जाते थे। हाँ, उन्होंने मेरे को इतना शुद्ध किया है ना, विशुद्ध कर दिया। क्या बात है। एक पेज के अंदर 10-10 गलतियां निकालते थे, मात्रात्मक हिंदी की त्रुटियां, वर्तनी वाली, और मैं ठीक करता था। और परिणाम क्या निकला कि आज मैं अगर एक पेज लिखता हूं तो 1-2 मिस्टेक्स होती है, तो होती है, वो भी कोई रेयर यूज होने वाले शब्दों में होती, आम प्रचलन में नहीं होती है। और है का मुझे भगवान जी ने सिखाया ऐसे। मैं मतलब मुझे ये भी पता है किसने क्या सिखाया। तो उससे क्या होता है कि ऐसे अपन परिष्कृत होते जाते हैं। परिष्कृत हो जाए, परिष्कृत। हाँ, परिष्कृत होते जाते हैं। सही बात है। एक शब्द मैंने भी आपका पकड़ा था पर मैंने सही नहीं करवाया, वो था स्टैंडिंग ओवेशन। ये गलत है, आपको करवाना चाहिए सही। हाँ, उस टाइम वो फ्लो में मैंने स्टैंडिंग ओवेशन, हाँ ओवेशन, हाँ सीख लो। ओविएशन नहीं है, स्टैंडिंग ओवेशन है, और श है, हाँ। स भी नहीं है। अच्छा शय। हाँ स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ, ऐसे देखो व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हाँ तो मैं मानता हूँ शिक्षक का काम होता है सृजन करना, शिक्षार्थी करता है अर्जन। एक शिक्षक को शिक्षार्थी भी बन के रहना पड़ता है। सही बात। हम जितना अर्जित करेंगे ना उतना ही सृजित कर पाएंगे। तो कम से कम हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को हमेशा परिष्कृत करते रहो, सही बात। तभी आप एक पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पूर्ण तो कभी नहीं होंगे, तय बात है। वो तो है ही। अच्छा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो जब मैंने कुछ लिख लिया, रुकिए जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे लिख के कहता हूँ बेटा इसकी मात्रा ठीक है कैसे है, तो बच्चे कहते हैं सर इसकी छोटी मात्रा आएगी, छोटी करता हूँ। कोई कहता है बड़ी आएगी, तो दोनों लिखता हूँ, अब बताओ कौन सी आएगी। तो अधिकांश कहते हैं सर इसमें छोटी आएगी, तब बड़ी वाली हटा देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे कैसे आएगी। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं गया, और मैं तो ये मानता हूँ हाँ वो व्यक्ति नहीं है जो हर दिन अपने में सुधार नहीं करता। सुधार नहीं करता। आप अगर ऐसे जड़ बने रहोगे ना, नहीं जंगम, बिल्कुल सुधार ही नहीं करना है, तो आप खत्म हो जाएंगे। सही बात है। पर ये अप्रोच काफ़ी अच्छी है कि मतलब एटीट्यूड ऐसा रखें कि जो भी सजेशन दे रहा है उस पर गुस्सा करने के बजाय सीख लें। सीखता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि यही मेरा वेल विशर है जिसने मुझे कहा कि ये ठीक करिए। यहाँ पे कई जगह पे ऐसे, पहले मैं नया जब ऑनलाइन पढ़ाता था ना, तो एक बच्चे ने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट कम करें आप। मैं बेटा कोशिश करूँगा, अभी भी कोशिश करता हूँ और बॉडी मूवमेंट को कम करता हूँ। तो मैंने हिस्ट्री पॉइंट पे जब क्लासेस स्टार्ट करी थी, आप पहली क्लास मेरी देखोगे और आज देखोगे ना, आपको रात दिन का अंतर नजर आएगा। क्यों हुआ? क्लास डाली, बच्चे का नया सजेशन आया, अडेप्ट कर लिया। सही बात। आज ऐसी स्थिति है कि अब सजेशन ही नहीं आता, पूर्णता आ गई। आंशिक पूर्णता। हाँ, आंशिक पूर्णता। तो सर एक समय में आप 200 पुशअप्स और 1500 सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल था मेरा। तो पहले ये बताओ, आपको बातें बताई किसने मेरी, ये छुपी हुई बात है। तो वही तो अपने सूत्र है सर, सूत्र हमारे। क्योंकि मेरे जितने भी मैंने ये पॉडकास्ट ना किए, मैंने इंटरव्यू दी, अच्छा मैंने कहीं ये बातें बोली भी नहीं, बड़ी छुपी हुई बातें हैं। तो वही तो सर, या तो मेरा कोई आपको बड़ा घनिष्ठ मित्र मिला है कोई। तो एसी का हम फिजिकल की तैयारी करते थे ना, हाँ असिस्टेंट कमांडेंट की। तो एक मेरा मित्र था जो DPSI की कर रहा था, दिल्ली पुलिस SI की। उसका भार थोड़ा अधिक है, हाँ। अभी भी अधिक है। अच्छा। तो उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे बाड़मेर में सूर्येश्वर का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अगर आपको बात कहना है तो कह सकते हैं, बीच में ऐसा कोई। काट देंगे। हाँ नहीं मैं ये सब काफी टाइम हो गया, खाने वगैरह का यहीं पे मैं मंगवा रहा हूँ। ठीक है, मंगवा दो, यहीं खा लेते। और मेरे घर पे कह देना कि इंटरव्यू चल रहा है, 12 बजे फ्री होंगे। सेशन कब तक? ये तो अब सेशन तो सुबह तक चलेगा ऐसे ही। नहीं ऐसे नहीं बोलते, खाना कब तक खा सकते हैं? खाना तो आधे 10:30 घंटे। तक, 10:30 तक या 10:15 तक।
पौने मतलब 10-15-20 मिनट तो हाँ 15-20 मिनट और चल जाएगा। 15-20 मिनट में कर देंगे। खाना अगर मंगवा रहे हो तो मंगवा दो, आएगा तब बंद कर दो। ठीक है, अच्छा, ठीक है। बन गया है। घर पे मेरे कह देना कि लेट हो जाएगा आज 11:30 बजे। तो हाँ चले जाओ आप तो आराम से। मतलब असिस्टेंट की तरह में आपके हाँ दोस्त बड़े दोस्त भारी भी क्या है, थोड़े भारी थे थे। और मैं हल्का फुल्का था। आज भी पहले भी ऐसा ही था। हाँ, तो उसको किसी ने कहा कि भाई सीढ़ियों से चढ़ के उतरते हैं ना तो भार कम हो जाता है, और बात सही भी थी। हाँ, तो हम सूजेसर के मंदिर चढ़ते थे, यहाँ से आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर है। बाड़मेर की सबसे ऊंची चोटी मान सकते हो आप सिटी की। तो अच्छा, हम चढ़ते थे, 200 सीढ़ियाँ हो जाएगी आराम से। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, 3 मिनट के अंदर मैं वापस नीचे आता था। 200 सीढ़ियाँ जाके आना। सीढ़ियाँ और बीच में रास्ते हैं। हाँ, आप सुबह उठ के वहाँ देखना, कोई यकीन नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल घड़ी मिला के हम दौड़ते थे। हाँ, 3 मिनट में नीचे आके फिर वापस चढ़ते थे, क्या बात। फिर दूसरी बार आराम से आते थे। तो मेरे स्थिति ये हुई कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया था फिर। तो आपको कम क्यों करना था? कम तो अरे मैं ये भूल गया ना कि मैं भी पतला हो जाऊँ। अच्छा, मेरे को उसने ये कहा कि तेरा ये फाउंडेशन इतना ही है, इससे कम होगा नहीं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। स्टील तो बॉडी ये में सच से। बात है कि मैं 3 मिनट के अंदर वो उतर जाता था। अच्छा, तो ऐसा हमने किया, 1-1.5 महीने था, ज़्यादा तो नहीं किया था। हाँ। फिर समझ में आ गई बात की इससे नुकसान ही है। अच्छा, एक बात ये भी पता चली है कि कहीं हॉस्टल में एक नीम के पेड़ पे कोई साइकिल छुपा दी थी। अरे अरे वो तो सब ठीक है, बट ये बात पता कहाँ से चली? वो सर सूत्र फैले हुए हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है। मुझे हॉस्टल में ना निष्कासित किया था। अच्छा। तो हम लोग क्या थे, बड़े शरारती थे। हम्म। और तो एक बार क्या हुआ कि हमने किसी साथी से कहा कि भाई साइकिल दे। हम्म। तो मार्केट से दूध लाते हैं चाय बनाने, हम्म। दी नहीं। हम्म। साइकिल दे दे, नहीं दी। मैं रात को पढ़ने वाले लोग थे। हाँ, रात को हमने क्या किया, 2:30-3 बजे हम उठे। हाँ, तो हमने साइकिल को रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध के, और एक नीम है जहाँ नीचे प्रार्थना होती है सुबह सुबह, हाँ। अभी भी है। हम्म। और हम दोनों ऊपर चढ़े, रस्सी से साइकिल को खींचा और ऊपर बांध दी। जोरदार तरीके से बांध दी। अच्छा। उस समय साइकिल रखना भी मेरे हिसाब से बाइक से कम नहीं था। हाँ। तो सुबह उठा वो लड़का, उसने कहा मेरी साइकिल नहीं है। मेरा उसको डाउट तो मेरे पे ही जाता था, सबको ही। किसी का घी चोरी हुआ, लॉक टूटा, अच्छा। कुछ भी हुआ तो क्या संदिग्ध। 2 नंबर वालों ने किया है। मैं 2 नंबर रूम में था, अच्छा, और काम भी 2 नंबर। 2 नंबर के काम थे और 2 नंबर ही रूम था। हाँ। हमने बांध दी। अब सुबह प्रार्थना हुई और उस नीम के नीचे हम खड़े। हाँ। मैं तो साइड में खड़ा, मैंने कहा गिर गिरा ना जाए कहीं। बच्चों के ऊपर। हाँ, हो गया, मेरी साइकिल गायब हो गई। मैंने कहा भाई जब ढूंढू, उन्होंने कहा कि क्या कबाड़ी को दे दी होगी। तो बाड़मेर के 3-4 कबाड़ियों को पूछा कि साइकिल दी या नहीं दी। 3-4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा। साइकिल कहाँ गई, हम दोनों को ही पता था। वो एक बंदा तो चला गया आर्मी में, हाँ, और उस समय मैं भी बड़ा फिट था। हाँ, फिर 3-4 दिन बाद कहा कि देख साइकिल तो दे देंगे, हाँ। लेकिन हमें जब भी आवश्यकता होगी ना तो ऐसे मना नहीं देनी करेगा। पड़ेगी। ये डील करके हाँ, पेपर वेपर साइन करवा बाकी के। साइकिल तो पड़ी है, कहीं नहीं गई। हम्म। तो क्या हम जब भी कहोगे साइकिल देंगे, अच्छा। तो मेरी साइकिल वापस दे दो मुझे। उसने आशा खो दी थी उन्होंने। फिर हमने तो नहीं कहा कि वो ऊपर देख तो वो बड़ा चर्चित किस्सा रहा था। तो सही है बड़ी ये। बदमाशियां करी थी। हम्म। करनी भी चाहिए, इस उम्र में बदमाशियां नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ, पर ये बदमाशियां अचानक से पर शांत कैसे हो गई अभी? शांत मैं शाम को जाता था चड्डा पहन के पार्क खेलने के लिए, ये स्टेडियम, हाँ, पार्क से पानी पी के जाता था। हाँ। हालांकि मेरे को हॉस्टल में बाहर निकाल दिया था, हम्म। निष्कासित कर दिया था, 8 लोगों को निष्कासित किया था। इसी घटना के लिए साइकिल नहीं, वाली इस ऐसी कई घटनाएं थी। अच्छा। हम जैसे 8-10 लोग साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, हाँ, तो दाल कम पड़ जाती थी। और एक बार क्या हुआ कि वॉलीबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल बिल्डिंग के उस साइड चला गया। तो हमने सीधे भाग के पिलर पे एक पैर रख के दूसरा पैर सीधे पिलर पे रख के पीछे छलांग लगा दी। अच्छा। तो ऐसी कुछ चीज़ें नोटेड करी उन्होंने, और कमेटी ने हमें निष्कासित। बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। हम्म। तो मैं ऐसे जा रहा था, तो ये विष्णु एंड ग्रुप यहाँ बैठे थे पार्क में, पढ़ रहे थे। हम्म। तो मैं भी जाके खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा बैठ जा। मैं बैठ गया। तो ये पढ़ रहे थे अच्छी तरीके से। मैंने कहा अब किसकी तैयारी कर रहा है? हम्म। तो उन्होंने एक दिन तो कुछ बताया नहीं। मैं दूसरे दिन फिर गया उनके पास। हम्म। धीरे 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 उन्होंने मुझे चीज़ें बतानी शुरू करी, मैंने भी सुननी शुरू करी। देखते देखते मेरा स्टूडियम छूट गया, और मैंने उनके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैं पुलिस लाइन में रहता था उनके साथ में। फिर
मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, यू टर्न था वो। ये बीए शायद फाइनल ईयर की बात है, फाइनल ईयर की बात है। हालांकि मैं पढ़ता तो पहले भी था, शरारती तो था डेफिनेटली, लेकिन पढ़ाई के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया। शरारतें कर ली, फिर जाके 5 घंटे पढ़ ली, अच्छा। शरारतें हो गई, फिर पढ़ ली। शरारतों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शरारतों में ये है कि जैसे किसी का रूम है तो चारपाई के ऊपर बिस्तर डाल दिए, बिस्तर के ऊपर किताबें डाल दी, फिर लास्ट में टेबल डाल दी, पूरा सामान चारपाई पे कर दिया, इस टाइप की हरकतें करना। और कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, अपराधी नहीं थे, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे, बट ये है कि चंचल बहुत थे और पढ़ते भी बहुत थे। और फिर जब ये बड़ों का ग्रुप मिला ना, दोनों ने अंगुली पकड़ ली, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आज मैं जो भी हूँ उन सब साथियों की वजह से। उन्होंने मुझे, मेरे घर में मैं पहला मैट्रिक पास हूँ, तो आप सोचो कि लाल पीछे की सारी डिग्रियां पहला हूँ मैं। अभी मेरी पीएचडी पूरी होने वाली, मैं पहला ही डॉक्टर बन जाऊंगा, पहला प्रोफेसर, पहला फर्स्ट ग्रेड, सारा पहला ही हूँ। तो आप सोचो कि घर से मुझे संसाधन खूब मिलते थे। हालांकि पापा मतलब मेरे घर में आर्थिक स्थिति मतलब बहुत खराब नहीं थी कभी भी, ठीक रही है। पापा 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते थे महीने की, उनकी सैलरी थी और एडोक बेसिस पे लगे हुए थे। अच्छा। और 4 बहनें हैं और भाई है, तो मतलब उस समय इतना कोई इनकम का बहुत बड़ा सोर्स नहीं था, लेकिन हमारी आवश्यकताएं कभी उन्होंने अधूरी नहीं रखी। हमारे लिए वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। सही बात है। जब भी हमें आवश्यकता हुई, भाई 50 रुपये चाहिए तो 100 रुपये दिए, 200 रुपये चाहिए तो 250 रुपये दिए। तो हमें ये लगता था कि हमारे जैसी अच्छी स्थिति इस पूरे गांव में किसी की नहीं है, ऐसा लगता था। तो आजकल तो ये ट्रेंड बन गया अपनी गरीबी का रोना रो के एम्पैथी सिंपैथी लेने का, बट मेरे लिए वो सब ठीक था। सही बात है। तो ऐसा कोई बड़ा पीछे कोई ऐसे कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, ना कोई ऐसा कोई हैंड था। तो इन साथियों की वजह से जब गांव से सिटी आए ना, तो इन लोगों ने बहुत सिखाया, एक एक चीज़ सिखाई, बॉडी लैंग्वेज से लेके, बात करने के तरीकों से लेके, पढ़ने से लेके, शहरों में यात्रा कैसे। बिश्नोई तो मुझे ये सिखाता था कि पैसे भी आप जब यात्रा करते तो कैसे रखने हैं, कहाँ रखने हैं, किस जेब में रखने हैं आपको। फिर वो ऐसे डाइवर्ट करवाता था कि 50 इधर रखने हैं, 100 इधर रखने हैं, 1 इधर रखने हैं, अगर एक जेब कट जाती है 2 आपकी सेफ रहेगी। मतलब आप सोचिए कि ये लेवल की गाइडेंस थी। हाँ, एक एक चीज़ सिखाई थी। इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, चम्मच रोल खाना कहीं बाहर खा रहे हैं, चम्मच को उल्टा रखा है, मतलब अब खाना का बंद करना है, मतलब इस टाइप से भी। ये इसकी स्लीवेज कैसे बांधनी है, इसकी क्या बोलते हैं उसको, लेसेस ये कैसे बांधनी है, टक इन करते हैं तो वो कैसे करना है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ को देखता था। अरे इधर इधर गणपति इधर समझाता हूँ तेरे को। तो मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें है ना, मतलब ऐसे सिखाई थी, और वो मेरे आज भी काम आती, और मैं किसी को सिखा देता हूँ। सही बात। और अभी भी जब भी आता है तो 4 चीज़ें सिखा के जाता है। ऑनलाइन में भी कई बार देखता है ना कि उसने कहा कि अभी ये ठीक नहीं कर रहा, फ़ोन करके कहता है कि समझा देता है। तो अब मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे पास अच्छे साथी हैं। सही बात है, ये सबके जिंदगी में ऐसा होना जरूरी है। थोड़ा सा गुरूर में आता हूँ ना तो झटका देते हैं 2 मिनट के अंदर। अच्छा। बिश्नोई ने मुझे कई बार मारा भी है, थप्पड़े मारी है। अच्छा। दादा भाई नौरोजी हॉस्टल में हम थे, डीबीएन हॉस्टल में, आरयू के पीछे है, जस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। इसने तगड़ी थप्पड़ मारी थी, आज भी मुझे याद है। किस बात की? वो प्रश्न मिला रहा था और मुझे हंसी आ रही थी, उसे हो नहीं रहा था। अच्छा। साला सीरियस बात को नॉन सीरियस लेता है। वो तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली लेकिन पर उनका अधिकार भी है। अधिकार वो बड़े भाई की तरह मैं रखा उसको, मैंने हमेशा। तो सर आपके तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है जो प्लान बी पे है कि आपके बहुत सारे प्लान ए फेल हुए हैं। सारे ये फेल हुए, एक भी प्लान ए बी, सारे सी डी प्लान सक्सेस हुए। तो ये प्लान बी रखना कितना जरूरी है किसी भी इंसान? बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कहता हूँ कि आप अगर प्लान ए पे ही अड़ी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा जैसा आज है, और कल क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। आज आप जिस आर्थिक स्रोत के बूते केवल एक प्लान रख के बैठे, क्या पता कल को आर्थिक स्रोत ही टूट जाए। सही बात है। तो इसलिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को मैं कहता हूँ डी तक प्लान रखने चाहिए, बी नहीं डी तक। बीए होने के बाद मतलब एमए करने के लिए मैंने पहला प्लान रखा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मैंने पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ, पहला प्लान फेल। दूसरा मैंने डीयू और राजस्थान यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा, वहाँ परसेंटेज बेस पे होता था, मेरे 56% थे, कट ऑफ शायद इनकी 70 से बाहर थी, मेरा बी प्लान फेल। अब मैं बताऊँ आपको,
DE जाके काम किया है, तो व्यक्ति को आगे की चीज़ों का क्या पता, हमेशा से आगे सोच के। अब मैं तो एक बड़ी अच्छी फिलोसफी पे काम करता हूँ, हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट केस सोच के चलता हूँ, रहता बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये सोच के चलता हूँ कि फेल होने वाला तो होगा। हाँ कभी मैंने एक्सपेक्टेशंस खुद से रखी नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। परीक्षा में जाता था ना, तब ये तैयारी भरपूर करके जाता था, लेकिन सोच के जाता था फेल ही होंगे, इससे ज्यादा तो क्या। मैंने ये नहीं कहा कि मैं टॉप करूंगा, ये करूंगा, रिजल्ट आता था, पास हो गए, मजा आ गया। एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, होप जरूर रखते हैं, होप फॉर द बेस्ट और बस। रेडी फॉर द वर्स्ट। हाँ, हमेशा से ऐसा बुरा सोच के चलोगे ना, तो आप गिरते ही वापस तैयार हो जाओगे। सही बात। अगर आपने हमेशा अच्छा सोच के चला कि नहीं ये हो जाएगा, पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव सोचिए, सोचना चाहिए। लेकिन आप अगर हमेशा यही सोचेंगे कि नौकरी लगेगी, अगर आप फेल हो गए तो क्या करेंगे, आपके पास फेल होने के बाद का क्या प्लान है। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति असफलता के लिए तैयार नहीं है, सफलता के लिए तैयार है वो। जब असफलता के लिए तैयार नहीं होता है ना, और फिर जब असफल होता है, तब वो उबर नहीं पाता। फिर ये जो नए शब्द है ना अंग्रेजी की, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो पता नहीं क्या क्या, एंजाइटी, उसमें चला जाता है। सही बात। वो पहले से तैयार हो जाए ना कि असफलता के बाद मुझे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। सही बात। फिर वो मेंटल को प्रिपेयर कर लेता है कि ये होगा तो फिर ये कर लेंगे, और ये हो गया तो ये कर लेंगे। कैंप्स में भी होता है ना कि भाई लेफ्टी आउट हुआ लेफ्टी भेजेंगे, राइट हैंड आउट हुआ वो भेज देंगे, वहाँ पे वो कर देंगे, वो उसको मारेगा तो उस बॉलर को लगा लेंगे। योजना तो बनानी पड़ेगी, तो ऐसे चलता है, बाकी रहता नहीं इतना। एक मेरा क्वेश्चन था कि मतलब एजुकेशन का पर्पज क्या सिर्फ नौकरी लगना ही है? ये बड़ा गलत तरीके से बना दिया गया है, सच बताऊं तो। एजुकेशन का मतलब होता है व्यक्ति उस अनुसार आचरण करे, व्यक्ति और जानवर में फर्क कैसे हो। एजुकेशन इसलिए थी, एजुकेशन इसलिए थी कि व्यक्ति समाज में उसका उपयोग करके समाज के विकास का काम करे, चार लोगों को शिक्षित करें ताकि समाज में अपराध नहीं हो, क्योंकि जानवरों में वो प्रवृत्तियां होती, पाश्विक प्रवृत्तियों से व्यक्ति को ऊपर उठाना था। शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि लोगों का वो रिस्पेक्ट करे, उसको वो नैतिक मूल्य भी पता चले जो उसको पता नहीं है। अब दुर्भाग्य से हुआ क्या कि पढ़ाई को सीधा लिंक कर दिया गया नौकरी से, तो बच्चे को 6ठी क्लास से शुरू कर दिया। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन अच्छी आई है, 16 साल से नीचे कोचिंग में एडमिशन नहीं देने। अभी जो रिसेंट वाली आई अभी आई है आज, तो बड़ा ये अच्छा है, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिर कोचिंग जाएगा तो 4 चीजें सीखेगा। सही बात। वो स्किल डेवलप कर लेगा। तो मैं जैसे मन संचालन है, मैं कहता हूँ आप मन संचालन भी अच्छा करते हैं ना, करोड़ों कमाओगे, टीवी में एंकर बन जाओगे। बिल्कुल स्किल होनी चाहिए आप में। आज आप है ना सर्वे कर लो 1000 बच्चों का, अपनी हॉबी को कौन टाइम देता है। मैं बता रहा हूँ 1000 में से 980 ये बताएंगे कि हॉबी क्या है, मुझे पता ही नहीं। कुछ लोगों को अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं, क्योंकि पता होगा कैसे, अंधाधुंध पड़े नौकरी लेने बस। सही बात है। और कोई मैं भी उसी श्रेणी का व्यक्ति हूँ। जब 10वीं करी नहीं थी उससे पहले कहा कि नौकरी लगना है। अभी वो अब आपका माइंडसेट केवल नौकरी के लिए काम कर रहा है। और नौकरी लगना अभी डेस्टिनेशन नहीं है, जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती हाँ, वो अगर सेवक नौकर बनना है ना, तो परीक्षा पास करके बन जाओगे। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, तो इस शिक्षा का एक बड़ा अच्छा कथन है कि शिक्षा है क्या। आपने स्कूली जीवन में, आपने कॉलेज जीवन में जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, वो भूल जाने के बाद में भी जो याद रहता है वो शिक्षा है। क्या बात, किसने बोला ऐसा? अब ये बोला किसने मुझे पता नहीं, बहुत बढ़िया। बट ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो सब कुछ किताबी ज्ञान भूलने के बाद आपको कोई चीज याद रह गई ना, जैसे ये याद रह गया कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, शिक्षा ये याद रह गया कि हमेशा नैतिक कार्य करना चाहिए, शिक्षा ये याद रह गया ना कि सच बोलना चाहिए, जो भी होगा वो देख लेंगे, ये शिक्षा है। ये याद रह गया ना कि अपने को गलत करना नहीं, बाकी दुनिया जो सोचे वो सोचने दो, यही शिक्षा है। सही बात। बाकी किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है, साक्षरता है। शिक्षा वो है जो उनसे आप आत्मसात करके अपने जीवन को उस हिसाब से ढालते हैं। सही बात। तो इतनी सी बात समझनी है, बट नहीं समझ पाते हैं। कैसा लग रहा है सर वैसे बातचीत करने में? खत्म नहीं होगी वाली, 12 घंटे करूँ मैं तो तैयार फिर तो। अच्छा मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, लगभग अपने उसमें क्लियर हुए हैं। और एक था कि
अपने यूथ की पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखो, देश शासन और प्रशासन के गठजोड़ से चलता है। प्रशासन वो हैं जो सिविल सर्विसेज के जरिए आते हैं, यूपीएससी आरपीएससी वगैरह लेती है, वो तो ठीक है, सिलेक्शन पावर चल रहा है। शासन वो है जो नीतियों को बनाता है। शासन वो है जो देश के प्रकार को लीडर नेतृत्व देता है। अगर वो लोग ही ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पे देश गलत रास्ते से जाएगा। प्रशासक तो क्या करते हैं, शासन का सहयोग करते हैं। अब अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है आप में, तो निश्चित तौर पे आप एक तार्किक होके अपने मत का कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर तार्किक होके मत का उपयोग नहीं करोगे तो पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में ऐसे लोग जाएंगे जो डिजर्व ज्यादा नहीं करते हैं, उनसे अधिक डिजर्व करने वाले लोग बाहर हो जाते हैं। और ये आप देखते भी हो। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि अच्छे श्रीधरन जैसे लोग हार गए, अच्छे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग हार जाते हैं, सामने कोई जीत जाता है। ये ऐसा इसलिए है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। राजनीति के ऊपर एक गंदा सा धब्बा लगा दिया। राजनीति, आप कविताओं से लेके चुटकुलों से लेके देखना, राजनेताओं पर फबतियां कसी जाती है। राजनीति सबसे कठिन कार्य है। व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ता है समाज के लिए, अपने आप समाज को अपना परिवार मानता है, 24 घंटे उसमें लगता है उसके। ठीक है, कुछ लोगों के कारण वो बदनाम भी होती है, वो तो हर जगह पे ही है। तो जनता अगर राजनीतिक रूप से सच में जागृत है ना, तो लीडरशिप चेंज हो जाएगी। और अगर लीडरशिप चेंज होगी ना, तो देश को अलग तरीके से लीड किया जाएगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शासन और प्रशासन दो पिलर है। इनके बिना या इनके अगर भ्रष्ट हो जाने से, अगर ये भ्रष्ट हो गए ना, तो आप देख लेना कि ठीक तरीके से चीजें नहीं चलेगी। जो कार्य 5 साल में हो जाना चाहिए वो 50 साल में नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूरी है। और इन्हीं उद्देश्यों से ये कॉलेज के चुनाव वगैरह किए जाते हैं। हालांकि ये भी अब गलत डायरेक्शन में चले गए। इसमें भी करोड़ों का खर्चा होता है। हाँ, यहाँ पे करोड़ों के खर्चे होते हैं, फिर वो कास्टिज्म वगैरह वगैरह, यही संकीर्ण मानसिकताओं में चले जाते हैं। कुछ डर्रा चेंज होना पड़ेगा। तो सर, इससे अलग एक मेरा क्वेश्चन था कि आप जैसे टीचर्स भी फेमस हो रहे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन हो रहा है धीरे धीरे, और राजस्थान में भी काफ़ी सारे हैं। हाँ बिल्कुल। आप हैं, और अगर नाम लें तो जैसे सुभाष चारण सर हाँ है, बहुत है, राजवीर राजवीर सर सर है, है, और ये अपने जोधकर धीर सिंह जी भी है। हाँ, तो काफी सिक्सक आजकल बच्चों के हीरो बने हुए हैं। हाँ, तो उनमें से आपके कांटेक्ट में कोई है क्या? ये नहीं है, मैं सारे कांटेक्ट और अच्छा। मेरे सारे लगभग अच्छे मित्र हैं। अच्छा। हालांकि हम सब शिक्षक पेशे में हैं, तो समय तो नहीं मिलता, लेकिन बात होती रहती अच्छा। है। लेकिन मुझे विकास जी बहुत पसंद है, अच्छा, विकास देवी कीर्ति कीर्ति, सर। हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो उनकी और आपकी जो सहजता है उसकी तुलना कई बार मैं उनसे होती है। सीखता हूँ। हाँ। मैं उनकी कोई, हालांकि पूरा वीडियो तो नहीं सुन पाता, 2 मिनट 5 मिनट की बच्चे क्लिप चढ़ाते हैं तो देख लेता हूँ। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वो उनकी भाषा में ठहराव, शब्द चयन और मुद्दे के प्रति उनकी गहरी पकड़, उनका होमवर्क, उनका विविध आयामों से सोचना, है ना। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत सीख सकता हूँ। आपको फिल्में देखने का टाइम मिलता है कभी? नहीं मिलता। अच्छा। अभी एक कलाकार है जो अपनी सहज एक्टिंग के कारण फिल्म में है, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी, मैंने उनका ललन टॉप पे इंटरव्यू देखा था। बहुत शानदार व्यक्ति। मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे लगते हैं, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं, इरफान खान बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी भी मुझे बहुत ठीक लगते हैं। उनकी एक्टिंग बहुत ही वो है, ओरिजिनल एक्टिंग है, बिल्कुल मूल एक्टिंग है। और बहुत यही, सारे हैं हाँ अभी तो बहुत नए नए आ गए। इन पुराने लोगों में अनुपम खेर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी मौलिक है वो। और आशुतोष राणा, मैं तो उनका बड़ा फैन, उनकी आवाज़ का बड़ा फैन। उनका जो एक रामधारी सिंह दिनकर का जो कृष्ण पे है, रश्मि रथी, पढ़ी मैंने भी थी, बट मेरे को तो वो समझ में नहीं आई। जब उन्होंने क्या वाचन किया था एक आज तक पे, शायद आज तक पे उनका एक इंटरव्यू है, उसमें कोई नहीं बोल पाया आज तक। उन्होंने बिना देखे किस धुन से बोली है ना, वो विधा शायद मेरे हिसाब से आज की तारीख में भारत में, मुझे तो लगता है कि उनको ऐसे हमेशा ऐसे बोलते रहना चाहिए। रश्मि रथी जैसे ग्रंथों में लोगों का साहित्य के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, सच में बढ़ जाएगी। उनको सुनने के बाद मैंने रश्मि रथी लाया, मैं उनको सुनने के बाद लेके आया। मैंने कहा ऐसा ग्रंथ अपने पास होना चाहिए। उतनी जबरदस्त आवाज दी है उन्होंने, बिल्कुल ऐसा शायद वही कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ये सोशल मीडिया के आने के बाद इन लोगों का परिचय हुआ, बड़े शानदार है ये।
फिल्में तो वैसे पहले भी इनकी आती थी पर फिल्मों में तो उनको खलनायक के रूप में दर्शाया गया, इतना ज्यादा एक्सपोजर आया नहीं। हाँ लेकिन अब जो ये मौलिक रूप से काम करे, अभी इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी शायद, मैंने यहाँ लिखी है या शायद लिखने वाले हैं, मैंने कुछ देखा था एक बार। हाँ आई थी उनकी हाँ, बुक। बट इनकी आवाज में जो दम है ना, वो जबरदस्त है। तो ऐसे मतलब आपको क्लिप्स वगैरह मिलती रहती है यार आप? अब कभी YouTube को सर्फ करते हैं, देखते करते हैं तो आ जाता है। कई बार कोई दोस्त सजेस्ट करता है कि यार गणपत जी उनको सुनना, इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, आप भी सीखोगे इनसे। तो मैं जैसे कई बार विकास दिव्य कीर्ति को सुन लेता हूँ, या फिर मनोज वाजपेयी का आता है, पंकज त्रिपाठी का आता है। और अब जब लॉगरिथम्स आजकल काम करते हैं यूट्यूब पे, जो देखोगे फिर वही बार बार रिपीटेड आते हैं। तो इन 5-7 लोगों को मैं सुनता हूँ, इनका शब्द चयन, सिंटैक्स बड़ा शानदार है। तो इससे मुझे भी 2-4 नए शब्द भी मिलते हैं सीखने को। व्यक्ति है क्या, सीखने का राहगीरी और क्या है। सर बातचीत को रोकते हैं वैसे, क्योंकि आपके पास तो समुद्र है और अभी तो उसमें से एक आध बूंद भी निकली नहीं है, पर कोशिश मैंने खूब करी है। 2 लोटा ही भर लूं पर नहीं भर पाया। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसी आपने दिन और अपन फुर्सत से बैठेंगे, बिल्कुल, मतलब 2-4 महीने बाद कभी ऐसा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जब भी कहेंगे मैं 2-4 अभिषेक दिन जी पहले आएंगे। सूचना दे देना। हाँ अशोक। अच्छा अफ्रीका वाली जो अभी जो मेरे स्टूडेंट ने बस लेक्चर हुआ, इसके बारे में इस टॉपिक को ले लिया आपने? नहीं, ये टॉपिक तो आ ही नहीं पाया। कल एक्चुअल में इवेंट है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बाड़मेर, मैं और अशोका जी। तो आप बता दीजिए सर उसके बारे में थोड़ा। ये मेरा ड्रीम था, मैंने आपको कहा ना 15-16 में मेरा ड्रीम था, मुझे प्रोफेसर नेट का बैच लेना है। मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति ठेठ गांव से निकला हुआ, ठेठ शब्द राजस्थानी, जिसका पूर्ण रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि, आज भी बोलता हूँ तो वो गांव का लहजा आज भी आता है। मैं कई बार किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो कहते हैं कि आपने वो ब्लेजर नहीं पहना, ये नहीं पहना। मैंने कहा मैं इसमें कितना सहज हूँ, मैं क्यों पहनूं ब्लेजर वगैरह। तो वो गांव का रहा हुआ व्यक्ति, और फिर जब वो व्यक्ति पूरे राजस्थान को पढ़ा है, और इवन अभी मेरे लगभग 18 राज्यों के, मैं कल देख रहा था 71 से कोर्स बिका है। क्या बात है। 2 कोर्स जर्मनी से बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 लॉस एंजल्स से, 2 न्यूयॉर्क से कोर्स कर, 1 मेलबोर्न से पढ़ा होगा। वो उसमें जियो में आता है कि कहाँ कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मतलब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जिसका 10th में 49% से पास हुआ, 12th में मुश्किल 61% बने, और हमेशा से ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है जिसका भाषा पे भी कोई बहुत गजब कमांड नहीं। और जब अगर वो इतने अच्छे ठीक ठाक तरीके से काम कर सकता है, और फिर जब ऐसे आयोजन मैं करता हूँ, पहला आयोजन है मेरा ये इतिहास समागम, मैंने नाम दिया 1.0। बड़ी दूरदर्शी सोच है कि 2.0 भी करेंगे, 3.0 भी करेंगे। पहले अशोक जी ने देखा नहीं वो पॉइंट बीच में, यार 10 प्रोग्राम करवा लिए, मेरे को अब बुला रहे हैं। मैंने कहा बीच में है पॉइंट 1.0 है, हाँ आगे 2.0 करेंगे। तो इस कार्यक्रम, ये मेरा बड़ा ड्रीम था, मुझे कल वो ड्रीम पूरा होने जैसी बड़ी अच्छी सी अनुभूति आ रही है। बहुत बहुत बधाई सर। और इसीलिए मैंने अशोक जी को बुलाया, मैंने कहा आप आओ। तो और ये पूरा उसका बन भी गया है, और पूरा बिजी शेड्यूल था, उसमें से भी सर से हमने यार बैठ ही गया आज धरने पे कि बातचीत करके ही जाएंगे। हाँ, वैसे चलता रहता है इतना। तो सर कैसा लगा आपको? बड़ा शानदार लगा मुझे, आपके सूत्र बड़े तगड़े लगे। सूत्र ये ऐसी कुछ अंदरूनी बातें हैं जो आप निकाल के लेके आए हैं। काफी चीजें और भी है, पर समय की लिमिटेशंस है। पर वही तो कह रहा, तभी तो एक पार्ट और करना पड़ेगा, है ना। 2-4 महीने में वैसे करें। मैं कुछ छोटी मोटी आत्मकथा लिख लूं तो चल जाएगी, ऐसे मुझे कहते हैं, मैं पब्लिशर्स दोस्त कहते हैं। आत्मकथा चल जाएगी। कोई अगर आपकी लाइफ पे वेब सीरीज फिल्म बनाए तो भी फिल्म बनाए तो 6-7 पार्ट तो बन ही सकते हैं। तो वही वेब सीरीज है। कुछ पहलू ऐसे हैं जो आज दिन तक उजागर नहीं हुए हैं, वो मुझे ही पता है। मैंने जब सूत्रों से जब पूछा ना, तो सूत्रों ने बोला कि यार कुछ तो चीजें ऐसी है कि हम बता देंगे तो हमारे आफत आ जाएगी। तो मैंने कहा फिर ऐसी नहीं बतानी अब। पर काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये है ना, मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि मैंने आज दिन तक किसी का गलत नहीं किया। मैंने मेरी मौज में मैं खूब रहा हूँ। मुझे जो ठीक लगता मैं सब करता हूँ। कोई नाराज हो रहा है तो ठीक है, हो जा, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर सही हूँ ना तो सामने वाला भले ही नाराज होता।
सही बात है। लेकिन चाह के, अच्छा कोई अनजाने में हो गया तो पता नहीं, बाकी चाह के मैंने किसी को दिल नहीं दुखाया। और ना मैं किसी की आलोचना करता हूँ, सब अपना अपना काम करता है, मैं भी मेरा कर रहा हूँ सही। ऐसा, तो ठीक लगता है बड़ा। बाकी क्या, व्यक्ति खुद को जटिल बनाता है, बाकी जिंदगी बड़ी सहज होती है। हाँ अब मैं अगर जटिल कैसे बना सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मल हूँ, मैं उस हिसाब से कपड़े पहनूँ, इस तरह से गैप गार्ड मेंटेन करूँ, रखें। गार्ड रखूँ, तो फिर क्या होगा कि मुझे हर समय वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बोझाट होते हैं ना, तभी तो व्यक्ति अपनी कृत्रिम और प्राकृतिक नेचुरल खो देता है, वो कृत्रिम होता जाता है, फिर वो मशीनी टाइप हो जाता है। अपने साथ ऐसा है नहीं। अच्छा, सही है। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया, और आज काफ़ी ऐसी बातें शेयर हुई जो मैंने किसी मंच पे करी नहीं। हाँ और हालांकि मेरे से पूछने वाला होना चाहिए, बाकी मैं रखता कुछ हूँ नहीं। हाँ, वो तो सही बात है। और पूछने वाले को अपना होमवर्क करके आना चाहिए, फिर सर सारा हाँ, उड़ेल देते हैं। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आप रिपीटेड प्रश्न पूछोगे तो फिर मुझे रिपीटेड आंसर आएंगे। हाँ, तभी तो मैंने कहा हम थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि वो जो स्ट्रिक्ट पत्रकारिता वाले सवाल हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं कि तो जब आपका आप, चैनल कितने समय से है? चैनल तो अभी है सर, 10-12 वीडियोस मैंने डाली है। अच्छा। हाँ, और 13वां या 14वां वीडियो है अपना। पर प्रयास ये है कि जो भी किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोगों की जर्नी सुने। हाँ सही बात है। बाकी मुझे राजस्थान में ऐसा कोई चैनल मिला नहीं जो सारी चीज़ें ऐसे बता। पॉडकास्ट तो काफ़ी कर रहे हैं, बट वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा, मैंने 3-4 जगह दिए। उनके पास वही है जो जहाँ कहीं बोली भी बातें हैं वही ली गई है, बाकी ऐसे किसी को पूछ के, मित्रों से बात करके कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी चाहिए, वो निकली नहीं। होमवर्क भी होना चाहिए और हाँ कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो कि हाँ, सामने वाले को लगे कि हाँ काम तो किया है इसने। होमवर्क वाला भी और बेसिक अरे ये तो क्वेश्चन। साइकिल टांगी किसने बताया? सर अब सूत्र नहीं रिवील कर सकता क्योंकि वो हमारे ये बात तो कुछ 4-5 लोगों को ही पता हम थी। लोगों 4 लोग 5 लोगों से आप ही पूछिएगा कि किसने लीक करी है। मैं एक ही की क्लास लूंगा। हाँ, तो दोस्तों पॉडकास्ट अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है और वो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीज़ें होती है ना वो आप कर लेना। सर से मैं नहीं बुलवाऊंगा क्योंकि सर के मुंह को सब्सक्राइब फंस जाता है। सब्सक्राइब मैंने एक बार बोला था, हाँ पहला वीडियो बनाया ना, तो मेरे को टीम वालों ने कहा कि आप इससे बोलो सब्सक्राइब, मैंने कहा सब्सक्राइब। उन्होंने कहा रहने दो, आपको क्या है, बच्चे करते भी तो भी नहीं करेंगे, सुन के मैंने कहा ठीक है। अगर वही है कंटेंट आपका अच्छा है तो लोग कर सब्सक्राइब लेते कर अपने, मैंने मेरे वीडियो किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप लाइक करो ये करो। बच्चे, अगर आप में आपके कंटेंट में दम है ना, सच में बच्चे अपने आप आपको पसंद करते हैं, अपने आप वो लाइक कर लेते हैं, सही बात है। ये आपके चैनल कहने की की आवश्यकता विशेषता पड़ती नहीं है। है। अब मेरे चैनल पे अब 260 के आसपास होने वाले, 2,60,000। मैंने किसी भी वीडियो में, और बहुत अधिक वीडियो नहीं गए मेरे चैनल पे, अंडर 200 ही है, मतलब 170-80 के आसपास वीडियो है। और टेलीग्राम पे भी लगभग 60,000 के आसपास लोग आपके मतलब वो कौन जो मतलब रिपीटेटिव सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है मतलब सारी वीडियोस लगभग 4 लाख की रेंज तक चली हुई है। ऐसा नहीं कि कोई एक वीडियो बहुत ज़्यादा जाने के बाद सब्सक्राइबर है, ऐसा भी नहीं है। बड़ा एक्टिव है, और लोग सब एक्टिव रूप से सुनते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है कि हाँ, ये सब ठीक रहता है। बाकी मैं ज़्यादा एक्सपोजर देता भी नहीं, ज़्यादा पब्लिक इतना होता नहीं हूँ। आपने मोनेटाइज भी नहीं कर रखा है। हाँ मैंने किया था पहले, कुछ पैसे भी आते थे। फिर क्या होता है कि मैं बात करता हूँ मोटिवेशन पे या बच्चों की स्ट्रेटजी पे, फिर बीच में अगर 2-3 ऐड आते हैं ना तो विघ्न पड़ता है, फिर बच्चा डाइवर्ट होता है। मैंने कहा यार ये 1,000-2,000 रुपये के कारण है, क्यों बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना, तो मैंने वो बंद ही कर दिया 1 साल से, बढ़िया बात है बंद वैसे। ही कर दिया। अच्छा, अब मुझे बच्चे सजेशन देते हैं कि सर उसको स्टार्ट कर दो, और और डोनेट उसमें जो पैसे आएंगे, डोनेट क्या, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे हर महीने की लगभग 30,000 रुपये की सैलरी जो है वो, मैंने 7-8 बच्चे हैं ज़रूरतमंद है, उनका पूरा खर्चा उठाता हूँ। हाँ ये एक एंगल तो है। ये कई सालों से मेरा चल रहा है, 2-3 साल से चल ही रहा तो है। मतलब मोनेटाइज करके आप हाँ, ये मैं कह रहे हैं कि बच्चे का अगर ये कर लो तो उसमें से 10-12 हज़ार रुपये आते हैं ना, तो 2-3 बच्चों को अपन और भी पढ़ा सकते हैं। तो ये मैं आगे देखूंगा, अगर ऐसा कुछ चीज़ें हुई तो। पर वो ऐड आता है वो तो वैसे भी स्किप कर देते हैं लोग, देखते हाँ नहीं। ये पर भी है, कुछ कुछ ऐड 15-20 सेकंड के आ जाते हैं जो चलते हैं फिर स्किप हाँ। होती नहीं है। और मेरे को इसकी सेटिंग इतनी पता नहीं कि ऐड कहाँ बंद करने का, मैं तो चढ़ा देता हूँ, टीम भी चढ़ा देती है, हाँ। कौन माथा बोड़ियाँ करे इसमें। सही बात है। तो अब फाइनली बंद करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, ठीक है। चलो। तो सर ठीक लगा आपको? मज़ा आया कि नहीं आया वो बताओ आप। मेरे को तो बहुत मज़ा आया।